अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ऐनी खान और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी। वो सदा जो खामोशी के सीने में छुपी सच्चाई को ज़बान देती है। ये वो प्रोग्राम है जहां कहानी नहीं हकीकत बोलती है, जहां चीखें लफ्ज़ों का रूप धारती हैं और आंसू गवाही बनकर बरस पड़ते हैं। क्या हम उस माशरे का हिस्सा हैं जहां इंसाफ सिर्फ ताकत के कदमों में झुकता है, जहां मजलूम की चीख दीवारों से सर टकराकर खुद ही अपने वजूद से शर्मिंदा हो जाती है। हर सुबह एक ताज़ा जख्म लेकर आती है, हर शाम एक दिल शिकस्ता चिराग बुझा देती है। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, सहते हैं, मगर फिर भी खामोश रहते हैं। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उस ज़मीर की सदा है जो बरसों से सोता रहा। ये उन निगाहों की बगावत है जो नाइंसाफी को देखकर झुकने से इनकार कर चुके। ये उन लबों की पुकार है जो सच्चाई के लिए सुलगते सुलगते पत्थर बन चुके। आज की कहानी सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये तमाशा है कानून की बेबसी का और नोहा है हमारी इज्तमाई सकूत का। तो आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे दफन करने की हर कोशिश नाकाम हुई, क्योंकि जुर्म कहानी में हर हकीकत सांस लेती है, हर पर्दा चौक होता है और हर खामोशी आखिरकार बोल उठती है। फैसलाबाद एक ऐसा शहर जो हमेशा से सनती तरक्की और मेहनत कशों की पहचान रहा। आज वही शहर एक ऐसे स्कैंडल की लपेट में आ चुका जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर बदनामी का दाग लगा दिया। ऑनलाइन फ्रॉड एक नया हथियार जो सादा लो अवाम के ख्वाब, जिंदगी भर की जमा पूंजी और एतमाद को लम्हों में छीन लेता है। लेकिन इस बार मामला आम नहीं, बल्कि उसके ताने बाने जाकर जुड़ते हैं एक ताकतवर साबिक ब्यूरोक्रेट से, साबिक फेस्को चेयरमैन मलिक तहसीन अवान। आज की जुर्म कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान का ऑनलाइन सबसे बड़ा फ्रॉड जो कि फैसलाबाद में हो रहा था। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लोग इन्वॉल्व थे। यहाँ पे साबका चीफ फेस्को तहसीन अवान जो कि इनको लीड कर रहे थे। यहाँ 149 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की इस स्कैम में गिरफ्तार हुए जो कि लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से उनको पैसे बटोर रहे थे। इस स्कैम पे NCCI जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने जो इंटरनेशनल लोगों से कंप्लेंट्स आई उसको कार्रवाई करते हुए जो लिंक आए यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पे गिरफ्तार किया। इस हवाले से हम आगे चलते हैं FIA में, वहाँ से बात करते हैं, आम आवाम से बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। हमारे साथ रहिएगा। सवाल यह है, आखिर कब तक अवाम ऐसे धोखेबाजों के जाल में फंसते रहेंगे? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एतमाद करना वाकई ये खतरा बन चुका? जब इतने बड़े पैमाने पर फ्रॉड करने वाले खुलेआम घूमते और मुतासरीन इंसाफ की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हैं, तो इदारे कहाँ हैं? हुकूमत की जानिब से NCCIA जैसे इदारे तो बना दिए गए, मगर वहां अमले की कमी, सहूलतों का फुकदान और निजाम की सुस्ती एक बड़ी रुकावट बन चुकी। आखिर कब तक ये डिजिटल डाकू अवाम को लूटते रहेंगे? सर, एक तो मैं अब बहुत मायूस हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान में जो फ्रॉड है ऑनलाइन ये बढ़ता जा रहा है। इससे हम एक तो हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, और दूसरा ये है कि सर मेरे साथ खुद स्कैम हुआ है और मैं विक्टिम हूँ। मेरे साथ पाकिस्तानी करेंसी तकरीबन $2.25 करोड़ का स्कैम हुआ है। $35,000 US और 20 लाख जो है वो पाकिस्तानी PKR जो मैंने उस ऐप में ट्रांसफ़र किए थे। ऐप का नाम था माइक्रो अर्न, ठीक है। जो मेरा मुलज़म है उसका नाम है मुदस्सर रहमान, वो ज़िला रहीम यार खान का रहायशी है। उसका मेरे पास टोटली उसके घर का एड्रेस तक मौजूद है, उसके ID कार्ड नंबर, उसकी हर चीज़ मैंने निकलवाई है, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, और वो बंदा रहीम यार खान में ही अभी मौजूद है, ठीक है। और मैंने 2 महीने पहले आया था, मैंने एप्लीकेशन दिया यहाँ पे, ठीक है। मेरी एप्लीकेशन एक फॉरवर्ड की गई है, ASI हैं शाजिया, ठीक है। तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन अभी तक उनको रिसीव नहीं हो सकी मेरी एप्लीकेशन। सबसे पहले तो मुझे एप्लीकेशन का नंबर नहीं मिल रहा था, अब अगर नंबर मिला है तो मुझे मैम नहीं मिलती। मेरे साथ 2 करोड़ का स्कैम हुआ। मैं सिर्फ मरीम नवाज साहबा से इल्तिजा करता हूँ कि बराए मेहरबानी हम गरीब लोगों पर रहम किया जाए। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है, और ये स्कैम डेली बेसिस पे देखते हैं बहुत बढ़ता जा रहा है। इससे सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ 7 टीम लीडर हैं जिनको इतना नुकसान हुआ है। तो बराए मेहरबानी फरमाकर हमारी इल्तिजा सुने और हमारे जो है ना हमारे लिए कुछ आसानी वाला मामला करें। हम पाकिस्तान के तमाम अदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है हमें सुना जाए, हमारे साथ जो है वो तफ्तीश हमारी की जाए, फिर हमें सुन के हम उस पर अमल किया जाए। मैं वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ मरीम नवाज़
CM साहबा से आज ज़ाना रिक्वेस्ट करता हूँ, बराए मेहरबानी फरमा कर ये हमारे मसले को देखें और हमें सुने। हम बहुत परेशान हैं, यकीन करें बहुत से लोग ऐसे इस तरह के जो हमारे टीम लीडर वो खुदकुशियाँ करने पे उतर आए हैं कि वो किधर जाएँ, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ दिया जाए। बराए मेहरबानी आप हम पे तरस खा के, आम आवाम पे तरस खा के हम पे रहम करें। हम आपसे रहम की अपील करते हैं, आप हमारे हुक्मरान हैं। जज़ाक। ये बहुत अच्छा इकदाम है मतलब हमारे अदारों का। ऑब्वियसली फैसलाबाद और इसकी पेरिफेरीज़ की आवाम जो है पिछले 1 साल से ये साइबर क्राइम इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि आवाम यहाँ पे बेचारी ख्वार हो रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस थे लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो अभी स्कैम पकड़ा गया है, ऑब्वियसली इसका जो जितने भी जो हैं विक्टिम्स हैं उनको बेनिफिट होगा, उनकी सुनी भी जाएगी और उनके कुछ रिफ़ंड हो जाएंगे जो भी उनके मामलात थे। तो मैं कह रहा हूँ बड़ा अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से जो भी ये पकड़ा गया है। और बाकी हमारी जो आवाम है, जो आजकल की यंग जनरेशन है, मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि कम से कम कोई भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको रीचेक कर लें कि हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ हाथों में है कि नहीं है। तो इसको ज़रूर इंश्योर करें, उसके बाद अपनी पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई होती है जो हम इन फ्रॉडियों के हाथों हम लुट जाते हैं। फ्रॉड के मुतासिरीन इंसाफ के लिए इदारों के दरवाजे खटखटाते रहे हैं, लेकिन अक्सर को सिर्फ खाली यकीन दहानियां ही मिलती हैं। जब फ्रॉडिये ताकतवर हों और उनके ताल्लुकात ऐवानों से जुड़े हों तो आम शहरी की आवाज दब जाती है। अब देखना यह है क्या हुकूमत इस केस को निशाने इबरत बनाएगी या फिर ये स्कैंडल भी दीगर केसेस की तरह फाइलों में दब जाएगा। कि हमारे जितने भी इदारे हैं इनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी एप्लीकेशन के पास आती है यहाँ से नेगेटिव रिस्पांस मिलता है 0%। मेरे साथ रिसेंटली आज से कोई 15 दिन पहले स्कैम हुआ था, ठीक है। मैंने भावलपुर किसी के साथ लेन देन किया था, ऑनलाइन किया था, और उसके टोटल A to Z मेरे पास डाटा भी अवेलेबल है, ठीक है। मैंने 1-2 जगह पे अप्रोच भी किया, मुझे वहाँ से 0% रिस्पांस मिला है। तो उसके बाद मैं वैसे मायूस हो चुका हूँ अभी, क्योंकि इदारों के पास तो जब भी जाएँ, जैसे कि अभी रिसेंटली आप मुझे देख रहे हैं मैं किसी जगह पे खड़ा हूँ, आप अपनी बैक साइड पे देख सकते हैं, मैं गवर्नमेंट के इदारे के बाहर खड़ा हूँ इस टाइम। और मौसम की भी आप हालत देख सकते हैं, बारिश में आया हूँ और मैं नज़दीक से नहीं, मैं कोई 20 किलोमीटर दूर से यहाँ पे चल के आया हूँ और मेरे यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं अंदर जाऊँगा फिर वो ये बात होगी, आप नेक्स्ट डे आइएगा, नेक्स्ट डे, यही करते करते ये स्कैम जो दिन ब दिन इसकी जो रेशो बढ़ती जा रही है और गरीब आवाम को बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मैं इसके लिए मरीम नवाज से इल्तिजा करूँगा कि लिहाजा इन अदारों के ऊपर नज़रसानी करे ताकि गरीब आदमी को भी उसका हक मिल सके। ये मामला सिर्फ माली नुकसान का नहीं, एतमाद, माशरती तवाज़ुन और मुल्की वकार का है। अगर एक साबका सरकारी अफसर बैलकवामी नेटवर्क के साथ अवाम को लूट सकता है तो सवाल सिर्फ यही नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, बल्कि असल सवाल ये है ऐसा करने दिया क्यों गया। अगर वक्त पर इदारे हरकत में आते, अगर मुतासिरीन की चीखें सुनी जाती, अगर NCCIA जैसे इदारों को वसाइल दिए जाते तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये वक्त है कि रियासत अपना किरदार अदा करे। इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए ना हो बल्कि सादा लो अवाम के लिए भी हो। अगर इस केस को मिसाल ना बनाया गया तो कल कोई और तहसीन अवान फिर से मंजर पर होगा, तो फिर शायद इंसाफ की उम्मीद भी बाकी ना रहे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहेगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक। नई जिंदगी के ख्वाब, मां बनने की उम्मीद और मोहब्बत के रिश्ते पर कायम रिश्ता, लेकिन जब ये ख्वाब अपनों के हाथों टूटे, जब तहफ्फुज की जगह जख्म मिले, तो वो रिश्ता सिर्फ एक कैद बनकर रह जाता है। आज की जुर्म कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की दास्तान है जिसने ससुराल में कदम रखा तो नई उम्मीदों के साथ, मगर वही ससुराल उसके लिए मौत की आगोश बन गया। आखिर एक हामला मासूम लड़की से इतनी दुश्मनी क्यों? क्या हमारे मुआशरे में औरत आज भी सिर्फ बर्दाश्त का दूसरा नाम है? ये नौजवान लड़के जो मोहब्बत, एहतराम और तहफ्फुज का वादा करते हैं, कैसे कातिल बन जाते हैं? क्या उनके हाथ रोकने वाला कोई नहीं? सवाल ये भी है, जब ऐसे दिल दहला देने वाले वाकयात सामने आते हैं तो हमारा निजाम इंसाफ, हमारी पुलिस, हमारे समाजी रवैये किस तरफ खड़े होते हैं? क्या आसिया जैसी बेटियों के लिए इस मुआशरे में कोई जगह बाकी बची है? ससुरालियों के जुल्म और तशद्दुद से बहुओं के कत्ल के वाकयात का सिलसिला जारी है। आज की इस स्टोरी में हम मुल्तान में थाना पुरानी कुतवाली के इलाके कोटला तोले खां में 23 साला आसिया को ससुरालियों की जानिब से तशद्दुद करके कत्ल करने की तफसीलात सामने लाएंगे और जानेंगे कि 23 साला आसिया को ससुरालियों ने किस तरह कत्ल कर दिया और इस वाकया को डकैती का रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस वाकया का मुकदमा दर्ज करके
किस तरह मुलजमान को गिरफ्तार किया, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज की इस स्टोरी में जानेंगे। आसिया की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसके सवाल जिंदा है। सवाल ये है कि ऐसे मुजरिमों को आखिर कौन सा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? क्या पुलिस वाकई इक़्तिदार तफ्तीश कर रही है या मुतासरा खानदान के इल्जामात दुरुस्त साबित होंगे? क्या हमारे अदालती निज़ाम में इतनी ताकत है कि वो कमज़ोर को इंसाफ दिला सके? और अगर नहीं तो वो कौन सा कानून है जो एक हामला औरत को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके? अगर आसिया को इंसाफ ना मिला तो फिर हर बेटी, हर बहन, हर बीवी इस अंदेशे में जीने पर मजबूर होगी कि कहीं वो भी अगली आसिया ना बन जाए। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं, एक चीख है जो अब भी आदल की गलियों में गूंज रही है। क्या कोई है जो इसे सुनेगा? नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द की आसिया को पहचानिए। शायद वो आज जिंदा हो लेकिन खामोश हो। 3 मई 2025 को मकतूला आसिया की लाश ससुराली घर से मिली थी। मकतूला आसिया के लवाकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनको इस वारदात की इतला कैसे मिली थी और वो वहाँ पे पहुँचे थे तो क्या मंजर था। जी बताइएगा कि मकतूला आसिया को ससुराली घर से उसकी लाश मिली थी, आप वहाँ पहुँचे थे, क्या सूरत हाल थी और पुलिस ने जो तफ्तीश की है उस हवाले से आपका क्या कहना? जब हमें वहीं पे बुलाया गया था, हम वहीं पे पहुंचे हैं, तो हमने तो उसको ऐसी हालात में, ऐसी कंडीशन में देखा, हमें समझ नहीं आ रही थी हम इसको क्या नाम दें। और 11:15 बजे उन्होंने हमें बुलाया है। वहीं पे पुलिस भी मौजूद थी, सारा कुछ मौजूद था, सारे लोग वहीं पे मौजूद थे। हमें बाद में बुलाया गया है कि आपकी बच्ची ने ना खुदकशी किया है। ऐसी खुदकशी होती है जिसका गला कटा हुआ, बाजू कटे हुए, उसका मुंह ऐसी तरीके से नोचा हुआ था, ऐसे पत्थर की तरह था। अल्लाह जाने कोई केमिकल इस्तेमाल किया है, क्या किया है। और हम तो यही कह सकते हैं कि हमारी बच्ची को अगर उन्होंने कत्ल किया है, वहीं से बरामद हुई है उसकी लाश, और आज उनके बंदों को छोड़ते जा रहे हैं, उनकी नंदों को छोड़ दिया गया है। किस बुनियाद पे छोड़ा गया है? उनके साथ वो उन्होंने क्यों नहीं किया? हमें बताएं, हमारी बच्ची का किसने कत्ल किया? हमें कातिल पेश करें। वो क्यों छोड़ते जा रहे हैं? हमें मुतमईन नहीं है पुलिस के ऊपर। जी, लवाकिन का कहना है कि हम पुलिस से मुतमईन नहीं है। मकतूला आसिया की बहन हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। आप बताइएगा कि आपकी बहन को, कज़न को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उसके कातिल उसके ससुराल वाले हैं। मकतूल खुद कहती थी कि मेरे साथ जुल्म करते हैं, लेकिन उसके साथ उसको मेंटली टॉर्चर करते थे, उसको फिजिकली टॉर्चर नहीं करते थे कि वो अपने जख्म आके दिखा सके कि मेरे साथ ये करते हैं। वो अपनी नंदों का नाम लेती थी, 2 नंदों का, एक देवर का, शोहर का, सास का भी। कहती है सारे मुझे ऐसे तंग करते हैं, मुझे कहती दिमागी मरीज बना रहे हैं। वो मतलब एक गुस्से वाली लड़की बन गई थी, इतनी हंसती खेलती लड़की, और वो छोटी छोटी बात पे खाने को दौड़ती थी। हमें समझ नहीं आती थी। मैं कहती आसिया तू शादी के बाद चेंज हो गई है, लेकिन मुझे क्या पता था उसके साथ इतना जुल्म हो रहा है। उसके देवर की भी उस पर गलत नजर थी। ससुराल वालों को आपने मुकदमे में नामजद किया है, अब पुलिस जो है उसकी तफ्तीश का अमल भी जारी है, वो किस सूरत पे पहुंचा हुआ है और आप पुलिस से कितने % जो है वो हम पुलिस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि पुलिस एक चर्च पी रहा होगा, उसके साथ एक लड़का सलाम करने बैठ जाएगा तो उसे भी साथ में उठा लेंगे, महीना उनकी रिमांड लेंगे बेबुनियाद। ना इनके पास सबूत होगा कि मतलब वो चर्च पी रहा था, यानी उसको वैसे ही मारेंगे। तो एक कातिल के घर से लाश बरामद हुई है, चलो इतने सारे गवाए, लड़की की बहनें गवाए, लड़की की माँ, सब, लड़की खुद, मकतूला खुद गवाह थी कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन क्या है, इन्होंने छोड़ दिया, पैसे लेके छोड़े, पता नहीं कैसे, इन्हें क्यों, किस बुनियाद पे छोड़ा है उसे। अब आपका इदारों से क्या मुतालबा है? हमारा इदारों से यही मुतालबा है कि एक गरीब लड़की मरे, फोत हो, उसका गला काट दिया जाए। 2 कत्ल किए हैं उन्होंने, एक उसके बच्चे का भी, 4 माह की वो हामला थी, 2 कत्ल किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। पंजाब पुलिस से यही मेरी गुजारिश है कि मतलब यही शिकायत है इन लोगों से कि अगर कोई अमीर की लड़की फोत हो जाए, उसके साथ कोई जुल्म हो, तो ये हलल इतना शोर डाल देते हैं, पूरे सोशल मीडिया पे बात मतलब मशहूर हो जाती है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से हमने बात की है, यहाँ तक के वो गरीब थी इसलिए उसके लिए किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। ये सारे अमीरों के लिए आवाज उठाते हैं, क्यों? वो गरीब थी, वो फेमस लड़की नहीं थी, लेकिन वो इंसान तो थी ना, उसके पेट में एक बच्चा पड़ रहा था, एक जान पड़ रही थी, उसको भी मार दिया। 2 कत्ल किए, 2 इंसानों को मार चुके हैं, लेकिन वो रिहा घूम रहे हैं, किस बुनियाद पे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मकतूला आसिया के लवाकिन की बात सुनी है, उनका मुतालबा है कि मकतूला जो है वो एक गरीब खतून थी, उसका बेदर्दी के साथ ससुरालियों ने कत्ल किया है। आज भी उनके जो लवाकिन हैं वो इंसाफ के लिए अपील कर रहे हैं।
रात की तरीकी में ससुरालियों की जानिब से मुबैना तौर पे कत्ल कर दिया जाता है। हमारे साथ मकतूल आसिया की एक हमसाई मौजूद है, महल्लेदार, उनसे जानते हैं। जी हमें बताइएगा कि मकतूला आपकी हमसाई थी, वो कैसी लड़की थी और उसका कत्ल किया गया है, यहाँ पे क्या फिजा जो है वो कैम? मैं बेटी आई अच्छी आई हमसाई आई मैं उठा इंदी रावण वाली हाँ बेस देते थे झगड़ा झुगड़ा करेने वाल को मार के साट के शादी ते चले गए। शादी करो बाद आके तो उन्होंने इतला दी थे भी कंधा टपन है डाकू आन चूर को मार गए कत्ल थे चूर यकी कत्ल थे पे सुराख मशीन नाल सुराख इतने मुंह दे पता नहीं स्त्री मारिए ने क्या मारिए ने ओ यार रेखा मान इतो जिवें खरबूजे दे डलिया कढ़िया नी में असा उथे जाने बहुत ठीक ठाक शरीफ चूहे रही बस उनका आपका कोई मुतालबा है यहाँ इलाके में उसे कत्ल? हाँ भाई कत्ल किते ई को सजा मिली वने इना को इंदे घर वाले को इंदे डेर को इंते इंदी सास को इंदे निनाना को इन्होंने पंजे रल के ना चुगर को मारे। बिल्कुल, जैसा कि आपने महल्लेदार खतून की बात सुनी है, उनका भी ये कहना है कि मकतूला आसिया को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। महल्लेदार भी जो हैं वो भी अपील कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त इस पे फौरी तौर पे नोटिस ले और कातलों को सख्त से सख्त सज़ा मिली जाए ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो आइंदा रूनुमा ना हो। नाज़रीन, जुर्म की ये दुनिया एक अंधेर नगरी है जहाँ लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए हर राह पर, हर दहलीज पर मंडलाते हैं। ये वो गलियां हैं जहां इंसानियत दम तोड़ती है और ज़मीर खामोश तमाशाई बनकर देखता रहता है। मगर याद रखिए, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, इंसाफ की किरण रास्ता जरूर बनाती है। वो रोशनी जो सच्चाई के सीने से फूटती है, कभी बुझती नहीं, कभी थकती नहीं। हर जुर्म एक जख्म है जो सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि सबक भी देता है। हर मुजरिम एक दास्तान है जो सिर्फ दहलाती नहीं बल्कि झंझोड़ती है। हमें उन कहानियों को सिर्फ सुनना नहीं, समझना है। अपने दिल, अपने ज़मीर और अपने माशरे की हिफाजत के लिए कानून, इखलाक, इंसानियत के हदों को न सिर्फ पहचानना है बल्कि उन पर डट जाना है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहेगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। सवाल यह है कि हमारा माशरा इस कदर बीमार हो चुका कि बेटी के हाथों बाप का कत्ल भी अब आम सी खबर बनती जा रही है। अगर वाकतन बाप और बेटी के दरमियान कोई नाजायज ताल्लुक था तो किस हद तक बढ़ चुका था कि बेटी को ऐसा कदम उठाना पड़ा? और अगर ये महज इल्जाम है तो क्या किसी जहनी दबाव या बदसलूकी ने इस मासूम को कातला बना दिया? ये कैसा बिगाड़ है जिसमें बच्चे अपने ही वालिदैन के खून के प्यासे हो चुके? आखिर इन घरों में क्या सिखाया जा रहा है जहां ना रिश्तों का तकद्दुस बचा, ना जिंदगी की हुर्मत? नाजरीन, पेशावर के इलाके मेचनी गेट के थाने मेचनी गेट के हदूद फैसल टाउन में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आए हैं जहाँ पे एक बेटी ने 17 साल बेटी ने अपने वालिद को जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात की बिना पर वो कत्ल किया है। इस वाक़े की जो रिपोर्ट है वो जो मकतूल है उसकी ज़ौजा की मुद्दइयत में दर्ज की गई है और उसमें कुछ यूँ बयान किया गया है कि जो मकतूल थे उन्होंने अपनी ज़ौजा को कहा है कि वो अपने वालिद के घर जाए दीगर बच्चों समेत। जब वो अपने वालिद के घर बड़ाबेर गई तो वहाँ पे वो दिन के वक्त तकरीबन 2 बजे उनको जो है बेटी ने कॉल की और कहा कि आ जाए और अपने शोहर को जो है वो संभाल ले। जब मुद्दई मुकदमा आई वो खातून और उन्होंने देखा तो वाकई उसका जो शोहर था वो चटाई पर पड़ा था और मतलब खून आलूद था। तो उसने जो है वो रिपोर्ट मेचनी गेट में दर्ज की। पुलिस के मुताबिक जो 17 साल बेटी थी मुसम्मा थी नून, वो उनके साथ जो है ना उनके वालिद के नाजायज़ ताल्लुकात थे और इस बिना पे जो है वो अपने वालिद को उस लड़की ने जो है वो कत्ल किया है। पुलिस का ये भी कहना है कि लड़की जो है वो जयवकुआ से फ़रार हो गई है और इसकी तलाश अब भी जारी है और उसका जो मोबाइल है वो भी ऑफ आ रहा है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस ने कोई तस्दीक नहीं की। ताहम जो खुफिया ज़राए उनका यही कहना है कि वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, ताहम पुलिस की जानिब से इसकी गिरफ़्तारी की तस्दीक नहीं हुई। ये वाक़या जो है ये तकरीबन 14 जुलाई को पेश आया है पेशावर के इलाके फैसल टाउन में और इस वाक़े की दीगर पहलुओं पर जो है वो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और इसमें जो गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें भी जारी है और साथ साथ जो इसकी तहकीकात का दायरा है वो भी वसीह कर दिया गया है। इस वाक़े ने हमारे सिक्योरिटी इदारों, समाजी रवैयों और घरेलू माहौल के बोसीदा निज़ाम पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं।
अगर इल्जाम दुरुस्त है तो वो बेटी जिस पर तहफ्फुज की छांव होनी चाहिए थी, वही बाप उसका मुजरिम कैसे बन गया? और अगर इल्जाम झूठा है तो एक नौउम्र लड़की कातिला क्यों बनी? पुलिस की तफ्तीश क्या हकीकत को बेनकाब कर पाएगी या कहानी भी फाइलों में दफन हो जाएगी? सवाल सिर्फ ये नहीं जुर्म क्यों हुआ, सवाल ये भी है कि ऐसे अलमिए कब रुकेंगे? क्या इंसाफ अब भी उस माशरे में एक उम्मीद है या सिर्फ एक ख्वाब? पेशावर के इलाके रिंग रोड सेशन पुल के करीब अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब मकामी रकासा के सामने शोहर को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। इस वाक़े से मुतल्लिक मुख्तलिफ चेमगोइयां सामने आई। मकतूल के बारे में बताया गया कि वो डीजे मास्टर था, जबकि उसकी बीवी म्यूजिक पार्टीज में परफॉर्म करती थी। दोनों एक म्यूजिक पार्टी में शिरकत के बाद दूसरी पार्टी के लिए रक्शे में बैठकर जा रहे थे कि इसी दौरान उसको निशाना बनाया गया। इब्तिदा में इस वाक़े को राहज़नी की वारदात का रंग दिया गया, ताहम तफ्तीश के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए। पुलिस ने नौजवान के कत्ल का मामला 2 रोज में हल कर लिया। 4 जनवरी को थाना रहमान बाबा पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए मिसमात साइमा ने बताया कि वो शहीदाबाद में एक पार्टी के बाद शोहर सफीर उर्फ सनी सकना रामदास के साथ पार्टी में जाने के लिए जा रहे थे कि रिंग रोड सेशन पुल के करीब नामालूम राहजनों ने उन्हें रोका और शोहर को गोली मार दी, जिससे वो मौका पर ही जान बहक हो गया। एसएचओ ताज हैदर का कहना था कि मुलजमा ने मुनीब को पिस्तौल खरीदने के लिए 20,000 रुपए भी दिए और पिस्तौल चेक करने के लिए उसने मुलजिम पर 20 फायर भी किए। मुलजिम को बचाने के लिए वक़ुआ को राहज़नी का रंग दिया गया और मुलजमान को गिरफ्तारी के बाद उनसे आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया। मकतूल की वालदा ने अपनी बहू और मुनीब पर दावेदारी करते हुए पुलिस को बयान दिया कि बहू का किरदार ठीक नहीं था और उसने मुलजिम के साथ मिलकर बेटे की जान ली। मुलजिमा ने शोहर पर थाने में मुतअद्दिद पर्चे भी काटे और उसे जेल में भी डाला। वो बेटे को ब्लैकमेल करके मुख्तलिफ मुतालबात पूरे करवाती थी। पुलिस का कहना था कि मकतूल को बीवी ने मंशियात बहाली मरकज में भी दाखिल कराया था। दोनों मुलजिमों को मकामी अदालत में पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया, जिन्हें मजीद तफ्तीश के बाद जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमोज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा, इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, आंखें खुली रखिए, ज़मीर जिंदा रखिए। अल्लाह हाफिज।